ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है डेमोग्राफी। ठीक है, सो डेमोग्राफी आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया जो है वो अब एकदम पीक पे चल रहा है। चाइना को हमने बीट कर दिया है। सो खुशी की बात है या गम की बात है इसका पता नहीं, लेकिन हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस न्यूज से। न्यूज है हमारी, जैसे कि आप सभी को पता है हम करंट अफेयर से चालू करते हैं। तो न्यूज सबसे पहले है ये वाली कि हमारे यहाँ पे सेंसस नहीं हुआ इस बार का। आप सभी को पता है कि जो सेंसस हमारा 2011 है वही हमारे पे लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, इसके बाद कोई सेंसस नहीं हुआ। कोरोना हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, और फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या करना है इसको, अगले साल मतलब अगले 10 साल बाद करेंगे। सो उसको एकदम ही पोस्टपोन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एक पीवीटीजी एक होती है, ट्राइब होती है, जो मोस्ट वनरेबल जो एसटी कम्युनिटी कह लो कि ट्राइब्स होती है, उनके बारे में थोड़ा दे रखा है। तो वहां पे उनको स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस सच ऐसा ये मतलब न्यूज में आया है। सेकंड न्यूज में आया है कि अभी ये बजट आया था, बजट की इंटरिम स्पीच आई थी, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बोला कि एक हाई पावर्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इनकी वजह से जो चैलेंजेस आ रखे हैं उनको टैकल कर सके। तो ये दोनों न्यूज है, और इसको यूज करना चाहो तो बिल्कुल यूज कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के लिए। काम की न्यूज है इसीलिए दी है यहाँ पे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है मैंने वो बनाया है, एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा था कि 1975 में आप सभी को पता है इमरजेंसी पीरियड था। उस टाइम में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। और इमरजेंसी लगा के स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोग्राम था, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, वो चलाया था। तो उसके अंदर की जो घटनाएं थी उसको मैंने एज अ इंट्रोडक्शन अपना यूज करा है। तो उसको चाहो तो आप इनसे कुछ पॉइंट चुरा सकते हो और अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया कि 1975 में इमरजेंसी हुई थी। गवर्नमेंट ने ग्रूसम कैंपेन चलाया था फोर्स स्टेरिलाइजेशन का, जिसमें जो पुलिस थी वो वहां से बेचारे हमारे जो लोग थे विलेज वगैरह में जो रहते थे, स्पेशली पुअर जो लोग थे, उनको खींच खींच के हॉस्पिटल ले जा रही थी, वहां पे उनका स्टेरिलाइजेशन कर रही थी। फोर्स स्टेरिलाइजेशन था ये 1975 का। तो इसमें क्या हुआ था कि 2000 लोग मारे गए थे, और ये जो लोग थे ये 1.5 गुना ज्यादा थे जो नाजी ने करा था उससे। तो इसको मैंने एज अ यूज करा है अपने इंट्रोडक्शन के। और लास्ट में जैसे कि आप सभी को पता है कि एक टर्न देना होता है अपने इंट्रोडक्शन को, ताकि जो मेन बॉडी है उसके अंदर हम अपनी चीजों को डिस्कस कर पाए। तो उसी टर्न को मैंने यहाँ पे यूज करा है। यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि एक मूवमेंट, मतलब 1 मिनट के लिए हमें स्टॉप होना चाहिए और सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल ही सिर्फ सॉल्यूशन है हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में। सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करके उन सबसे को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एक टर्न दे दिया, ताकि अब मैं जो अपनी मेन बॉडी के अंदर डिस्कस करूंगा उसको क्या डिस्कस करूंगा, बेसिकली उसको टर्न दिया है कि अब मैं पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि पॉपुलेशन जो है वो बून है या बेन है, इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे इंट्रोडक्शन होता है। इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, अब तो सब इंट्रोडक्शन क्या पूरा ऐसे ही बहुत एक्सपर्ट तरीके से लिख रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन हो गया, अब डिस्कस करते हैं अपनी चीजों को। अपना लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ ऐसे ही देख रहे थे। सबसे पहले बेसिक चीजें समझेंगे, डेमोग्राफी, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफी है। तो डेमोग्राफी के बारे में हम थोड़े अच्छे से समझेंगे, डेमोग्राफी होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डेमोग्राफी बेसिकली होती क्या है। डेमोग्राफी 2 वर्ड से बनते हैं एटामोलॉजिकली। पहला होता है डेमो, जिसका मतलब होता है पीपल। दूसरा होता है ग्राफेन, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब। तो एटामोलॉजिकली डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, की पीपल के बारे में डिस्क्राइब करना। तो अब क्या डिस्क्राइब करोगे पीपल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका साइज डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद उसका पैटर्न डिस्क्राइब करेंगे, कितना बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, ये सारा पैटर्न हम डिस्क्राइब करेंगे डेमोग्राफी के अंदर। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन की कितने मैन है, कितने वुमेन है, कितनी एज है सबकी, ये सारी चीजें हम डेमोग्राफी के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। फिर एक आता है सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी में हम क्या चीजें डिस्कस करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका सोशल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सोशल पैटर्न। उसके बाद इकोनॉमिक पैटर्न, पॉलिटिकल पैटर्न, कि कितने रिच है, कितने गरीब है, किस स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, ये सारी चीजें हम सोशल डेमोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एक ब्रीफली तो समझ आ गया होगा
कि जो हमारी डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, उसको डिस्क्राइब करना भी कोई सिंपल चीज नहीं है, 10 चीजें हैं उसमें भी डिस्क्राइब करने के लिए। तो वही सारी चीजें यहाँ पे है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे? क्वेश्चन आता है सोशल डिस्क्राइब में कि एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, कौन सा रिलीजन, कौन से लोग कितने रिलीजन को फॉलो करने वाले, ये सारी चीजें डेमोग्राफी के अंदर आती है। तो ये भी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली सेंसस के द्वारा, जो हमारी जनगणना होती है हर 10 साल में, और अब तो बोलो तो 20 साल में हो रही है। तो उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने का फायदा क्या है, क्यों डिस्क्राइब करें, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें अपना? तो डिस्क्राइब करने का फायदा है कि हम, जो हमारी गवर्नमेंट, हम बोले तो हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो आम लोग हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो प्लानिंग वगैरह लेके आती है, उसमें डेमोग्राफी के डेटा का, मीन सेंसस के डेटा का यूज करती है। अभी देखो ये न्यूज आई थी, ये न्यूज क्या क्या था कि जो पीबीटीजी है, उनको वेलफेयर वगैरह प्रोवाइड कराने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सेंसस नहीं हुए, पता नहीं चल रहा है कि कितने पीबीटीजी हैं, कितने नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है कि प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, यही चीज हो रही है ना एक्चुअल में। तो समझ आया? अब डिस्कस करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पॉलिसी, इसके लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी ब्रीफ चीजें थी कि किसके लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा ये सेंसस हुआ था, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? सबसे पहला पूरे वर्ल्ड में हुआ था 1790 में, अमेरिका में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था 1951 में, जो हमारे भारतीयों ने करवाया था, अंग्रेजों ने नहीं करवाया था, 1951 में हुआ था, ठीक है। इतना समझ आया? ये थोड़ा ब्रीफ था, ताकि थोड़ा पता चल जाए कि आगे क्या चीजें आएंगी, क्योंकि अब तक तो समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को, इतने लेक्चर्स ले लें, कि अगर चीजें माइंड में क्लियर होती है, कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आप लिखते हो, उसमें अच्छे नंबर आते हैं, कुछ कुछ ऐसे लिखते हो उसमें गंदे नंबर आते हैं। तो फर्क क्या होता है कि जो अच्छे नंबर ला रहे हो जिस ऐसे में, उसमें उसकी जो चीजें हैं वो आपके माइंड में क्लियर है, माइंड में मैपिंग बनी हुई है सारी चीजों की, मतलब माइंड में एकदम सिंप्लीफाई है वो टॉपिक। और जो माइंड में ही सिंप्लीफाई नहीं है, दिमाग में ही आपके सिंप्लीफाई नहीं है, उसको लिखोगे तो गंदे नंबर आएंगे। और वही होता है आपके ऐसे में कि किसी टॉपिक में अच्छे नंबर आते हो, सुमित का एग्जांपल ले लो। तो माइंड में क्लियर करनी है हमें चीजें, कि चीजें होती एक्चुअल में कैसे है, ठीक है। तो हमने समझा डेमोग्राफी क्या होती है, एक ब्रीफ देखा। अब देखते हैं इसकी बिगिनिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे, तो जनरल चीजें नहीं लिखेंगे हम पॉपुलेशन में, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन, हमें सीट चाहिए, ठीक है। सीट चाहिए, और उस सीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, 50% वेटेज जो है हमारे एसए का है, और एसए कोई अगर हम हल्के में ले लेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा भारी, ठीक है। तो हल्के में चीजों को नहीं लेना, स्पेसिफिक चीजें लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, और अच्छी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने मालथूस भैया के साथ। थॉमस रॉबर्ट मालथूस, ये कौन था? बेसिकली वो था, इकोनॉमिक्स था एक, सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट मालथूस। तो मालथूस भैया ने बोला, इन्होंने एक थ्योरी दी, मालथूस भैया ने, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। क्या चीज है ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो मालथूस ने दी? मालथूसियन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, इसने बोला था कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी तेजी से बढ़ रही है, और जो हमारे रिसोर्सेज है, हमारा जो फूड है, वो बहुत धीरे से बढ़ रहा है। तो अगर ये सीन चलता रहेगा कि पॉपुलेशन ये बढ़ेगी स्काई रॉकेट की तरह, और जो हमारा फूड वगैरह है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, तो भैया हम पोवर्टी में रहेंगे, हमेशा गरीबी रहेगी। ये हमारे मालथूस भैया ने बोला था। तो उसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोले तो क्या बोला था मालथूस ने? बोला था, ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच द मीन ऑफ ह्यूमन सब्सटेंस ग्रो। बेसिकली वही चीज बोली कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और फूड जो है हमारा धीरे से बढ़ रहा है। मतलब जो पॉपुलेशन है वो जीपी से बढ़ रही है, जीपी मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है। लेकिन हमारा जो फूड है वो एपी से बढ़ रहा है, एपी से मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, जीपी से बढ़ेगी, और जो हमारा फूड है वो एपी से बढ़ेगा, तो एकदम 100% है कि हम पॉवर्टी में रहेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, इस जो रिसोर्सेज है उसकी स्कार्सिटी रहेगी। और वही मालथूस ने बोला। ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो कौवा लेके चल रहा है, ये क्या है? ये है हमारे रिसोर्सेज, ठीक है। ये कौवा बेसिकली हमारे रिसोर्स है, और ये जो नीचे लटक रहे हैं ये है हम, ठीक है। जितने हम भारी होंगे उतने ये रिसोर्सेज नीचे गिरते जाएंगे। यही बेसिकली मालथूस ने बोला था, ठीक है। समझ आया मालथूस ने क्या बोला था? इसको लिख देना, अच्छे नंबर मिलेंगे, कि ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी, अगर पॉपुलेशन इससे बढ़ेगी, एपी से, ठीक है।
अब मालथूज ने ही बताया कि अब ये सारी चीजें हो रही हैं, पॉवर्टी वगैरह चलेगी, तो इसको कंट्रोल भी करना है। तो उसने बोला कुछ प्रिवेंटिव चेक है, प्रिवेंटिव चेक लगा दो तो पॉपुलेशन थोड़ा स्लो हो सकती है। क्या क्या प्रिवेंटिव चेक है कि जो शादी वगैरह करते हैं थोड़ा लेट शादी कर लो, क्या जा रहा है जल्दी कर रहे हो इतनी, थोड़ा लेट शादी कर लो तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये मालथूज ने बोला प्रिवेंटिव चेक में। और दूसरा बोलो कि सारे लोग ही शादी करके क्या करोगे, थोड़े बहुत ब्रह्मचारी भी बन जाओ। ठीक है, ये बोला मालथूज ने। सेलिबेसी और ये सेक्सुअल जो एब्सटेंस होता है इसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मालथूज ने बोला। ये है प्रिवेंटिव चेक। ठीक है, समझ आया। और इसने बोला कि अगर नहीं करोगे तुम तो ये जो नेचर है हमारा ये करवा देगा। कैसे करवाएगा? इसने बोला कि फेमाइन आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, लोग अपने आप मर जाएंगे। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी शादी करो, जल्दी जल्दी पैदा करो, नेचर अपने आप कंट्रोल करेगा तुम्हें। ये है हमारे पॉजिटिव चेक। और कि डिजीज आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएगी, जैसे हमारा कोविड आ गया तो ऐसी डिजीज आ जाएंगी, ये अपने आप पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देंगे। ये बोला हमारे मालथूज ने। तो हाथ उठाओ और बताओ कौन कौन जो लोग हैं वो मालथूज के साथ एग्री करते हैं कि जो मालथूज ने बोला सही बोला कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं और वो उतनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे तो हम पॉवर्टी के अंदर हमेशा रहेंगे। कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं मालथूज की? अरे सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो। लेकिन ये जो मालथूस था हमारा भैया, इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया? जो यूरोपियंस थे, मतलब जो उस टाइम की बात हो रही है, यूरोपियन जो कंट्री थी 19th सेंचुरी की, वहां पे फूड भी फूड जो प्रोडक्शन था वो भी सही बढ़ रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी सही बढ़ रही थी, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी, तीनों चीज हो रही थी। तो यहाँ पे मालथूस हमारा रॉन्ग साबित हो गया और वो रोता रोता अपने घर चला गया कि यार ये तो मेरी बात मान नहीं रहे हैं। तो ये क्या चीज हो गई कि ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, हमने सोचा मालतू सही बोल रहा है और ये हुआ नहीं। फिर जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, क्रिटिसाइज करने वाले तो हमेशा रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, हमारे प्रिय मित्र रहते हैं। तो जैसे वहाँ उस टाइम पे थे लिबरल्स और मार्क्सिस्ट, तो ये लोग सामने आए, बोले कि ये जो पॉवर्टी आ रही है ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नहीं आ रही, ये आ रही है कि जो कुछ लोग हैं वो बेईमान लोग हैं। ठीक है, वो ज्यादा पैसा अपने पास इकट्ठा करके बैठे हैं, उसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इसलिए जो पॉवर्टी है कि कई लोग क्या है वो महलों में रह रहे हैं और उसी टाइम पे कई लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉपुलेशन का फंडा नहीं है, ऐसा मार्क्सिस्ट ने बोला। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये पॉवर्टी आती है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नहीं आती। ऐसा बोला क्रिटिसाइज करने वाले मालथूस के। यहां तक समझ आया? अब देखो कि चलो ये पढ़ना हो गया, अब हमें मार्क्सिस्ट को पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा तो डेमोग्राफिक टॉपिक है, हमें सोशियोलॉजी करनी नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सारी चीज हो गई, मालथूस ने बोला और फॉल्स हो गया प्रूफ। तो नेक्स्ट थ्योरी आई एक थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये क्या था कि इन्होंने बोला कि जितनी भी सोसाइटी है, जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड में, वो सब स्टेजेस से गुजरती हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ की एक स्टेज होती है, उस स्टेज से गुजरती है। तीन स्टेज में डिवाइड कर दिया कि हर एक जो कंट्री है, चाहे वो डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है, या फिर लीस्ट डेवलप्ड है, सॉरी, वो सारे जो लोग हैं वो एक ही स्टेजेस से गुजरते हैं। उसको बोला थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी। और जो सारी ये जो पैटर्न है ये हर एक कंट्री जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, ये बोला हमारी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं कि वो क्या क्या चीज है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो हमारी इस थ्योरी ने बोला, क्योंकि मालथूस तो हमारा बेचारा रोते हुए घर चला गया। अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन स्टेजेस आ गई। पहली स्टेजेस है कि जो लोग हैं वो ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और ज्यादा ज्यादा फिर बच्चे मरेंगे। ठीक है, जब बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अपने आप ही नॉर्मल चलेगा, क्योंकि मर भी ज्यादा रहे हैं, पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज। तो ये जो स्टेज में जो कंट्रीज आएंगी वो अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री होगी, और इसीलिए यहाँ पे डेथ रेट जो है वो भी ज्यादा होगी, और उसको मतलब मेंटेन करने के लिए बर्थ भी ज्यादा होगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जिस कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कि वहाँ पे जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा है, सैनिटेशन जो है वो बहुत कम है, और जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो एकदम बेसिक वाले हैं, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो डेथ रेट है वो ज्यादा होगी। वहाँ पे छोटी छोटी जो बीमारियां है, चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें
यही वहां पे महामारी पैदा कर देगी, ठीक है। तो ऐसी कंट्रियों में डेथ भी ज्यादा होगी और क्या होगी, बर्थ भी ज्यादा होगा। तो हमें बता रखा है कौन कौन सी कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो गया और हमारी सब सहारन जो कंट्रीज है, ये सारी जो कंट्री है कौन सी है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। तो वहां वो फर्स्ट स्टेज में है, हमारे जो ये जो है पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसकी फर्स्ट स्टेज में हो, ठीक है। अब आती है सेकंड स्टेज, इसको थोड़ा सा याद रखना, और इंडिया से इसका वास्ता है इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं। और जरा सा डिस्कस कर लोगे इसको अपने ऐसे के अंदर, तो ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम्हारा ऐसे है जो अलग से ही दिखेगा फिर कि भाई इसने डीप बातें करी हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज में आती है वो कंट्री, ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं सेकंड स्टेज को। ये आती है वो कंट्री, एक मिनट साजिद, कैमरा बंद कर लोगे, तुम्हारा कैमरा सिर्फ ऑन है और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, अगर हो सके तो प्लीज, ठीक है। तो सेकंड स्टेज आती है ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है। ट्रांजिशनल स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने देखा था फर्स्ट स्टेज थी कि वहां पे डेथ रेट ज्यादा हो रही थी, क्यों ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड है, और जो वहां पे वो जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो आया नहीं है। लेकिन अब धीरे 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 क्या होता है, जैसे यूरोपियंस वगैरह आए थे हमारे यहाँ पे, हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर्स में कि वो रेनेसां हुआ था, उस टाइम पे अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज आए थे, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी लेके आए थे। तो उस टाइम पे क्या होता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा होने लग गया था, ठीक है। सबको याद होगा, 2 बार पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स में, क्लाइमेट चेंज में और शायद वुमेन एम्पावर एजुकेशन वाले में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लग गया था सब कंट्रीज में जहां जहां कॉलोनीज थी। तो वहां पे क्या होता, थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट होने लग गया था। तो जो डेथ रेट थी पहले, जो डेथ रेट बहुत ज्यादा होती थी, वो अब कम होने लग गई, क्योंकि अब वहां पे जो छोटी छोटी बीमारी थी वो अब डेथ करती नहीं थी। तो वहां पे क्या हो रहा था कि डेथ कम हो गई, लेकिन बर्थ वाला जो होता है वो सोशल फिनोमिना होता है, वो एकदम से कम नहीं होता डेथ की तरह। डेथ तो है कि डेवलपमेंट लिया और डेथ रेट कम हो जाएगा, लेकिन जब बर्थ रेट कम करना है तो तुम्हें, हाँ, जो तुम्हारी पॉपुलेशन है उसको अवेयर करना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, तब वो जाके कहीं बच्चे पैदा करना थोड़ा कम करेंगे। लेकिन डेथ वाला है वो एकदम से हो सकता है, टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ डेथ रेट एकदम कम हो जाएगी, सैनिटेशन लेके आ जाओ डेथ रेट एकदम कम हो जाएगी। तो वही हुआ सेकंड स्टेज में, इंडिया अभी सेकंड स्टेज में है, कि उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डेथ रेट था वो तो कम होने लग गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी वैसा ही है। तो उस स्टेज में, ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जो पॉपुलेशन होता है ये स्काई रॉकेट जाता है, ठीक है। इसलिए इंडिया अभी टॉप पे चल रहा है, क्योंकि हम ट्रांजिशनल स्टेज में है, ठीक है। अब आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आती है डेवलप्ड कंट्री की। अब जो लोग हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट तो हो चुका है वहां पे, अब जो लोग हैं वो भी समझदार हो चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, शादी करते ही नहीं है या डिले करते हैं कि अभी मतलब एक मेरे भाई से बात हुई, वो यूएस में रहता है, तो उसने बोला कि उसका एक फ्रेंड है वो अभी शादी कर रहा है, तो उसके फ्रेंड की एज है 50+, 50+ में वो शादी कर रहा है। तो ऐसी स्टेज में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को जीते हैं, शादी वगैरह बहुत डिले करते हैं, बच्चे पैदा करना एकदम अवॉइड करते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट एकदम डाउन जा रहा है, क्योंकि एडवांसमेंट हो चुके हैं। अब बर्थ रेट जो है वो भी एकदम डाउन जा रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, वो कौन सी स्टेज में चल रही है, थर्ड स्टेज में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि डेथ रेट तो डाउन आ गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी ऊपर है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, दोनों चीज डाउन आ जाती है, और फिर जैसे हमारी डेवलप्ड कंट्री जापान, यूएसए, कनाडा, ये थर्ड स्टेज में, और वहां पे फिर एजिंग की प्रॉब्लम जो है वो फेस करती हैं वो कंट्री। इसलिए हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ काम करने जा रहे हैं जल्दी जल्दी, कि वहां पे तो लोग हैं नहीं, अब हम ही काम कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली, हमने कुछ फंडे समझे डेमोग्राफी से रिलेटेड। पहले हमारा मालतूस भाई आया, उसने कुछ बताया, वो भी मतलब लागू होती है चीजें, उसको भी हम देखेंगे। फिर उसको कुछ लोगों ने बोला कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा है नहीं। फिर दूसरी ये थ्योरी आ गई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली, और ये तो मान्यता प्राप्त है, इसको सारे लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, इसको अडेयर करते हैं। तो हमने बेसिकली थ्योरीज समझी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इंडिया, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ पे है, हमारे इंडिया को भी तो देखेंगे हम। हमारे इंडिया है, इसी में देखते हैं डेमोग्राफिक में। तो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट समझो पहले। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो करंट पॉपुलेशन को किस रेट से रिप्लेस कर रही है, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। आइडल होता है 2.1, 2.1 होना चाहिए। तो जो हमारी जो इकोनॉमिक गतिविधियां, एक्टिविटी है, वो बहुत सही चलती है, ठीक है। अब इससे ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, कम हो जाता है तो कहता है एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा जो इंडिया है
अभी की बात बता रहा हूँ, ये देखो हमारा इंडिया 2 पे पहुंच चुका है, नेशनल बता रहा हूँ, नेशनल। तो ठीक है, अच्छी बात है, 2 पे पहुंच चुका है, तो हम मतलब रिप्लेसमेंट रेट से चल रहे हैं कि अब जो अभी लोग हैं बस उनको ही रिप्लेस करेंगे, ज्यादा अब आबादी बढ़ाएंगे नहीं। तो अब देखते हैं जो हमारा पॉपुलेशन है ग्रोथ, ठीक है, इसका ग्रोथ देखते हैं, और इस जो हमने अभी देखा ना ट्रांजिशन वाला, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंडिया के अंदर कि हमारे यहाँ कैसे ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये एनसीईआरटी से है, सारी चीज एनसीईआरटी से है। तुम बोलोगे कि सर पहले से आप पढ़ लेते तो थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता, तो अच्छे से पढ़ा करो एनसीईआरटी भी, ठीक है। ये सारी चीज एनसीईआरटी, ये पूरा पेज। तो यहाँ पे जो ग्रोथ दे रखी है, ये वाला जो डायग्राम दे रखा है, हमारी इंडिया का देखते हैं ग्रोथ रेट क्या चल रहा था, ठीक है। 1931, बिफोर 1931 हम कौन सी स्टेज में थे? स्टेज फर्स्ट में, कि हमारे उस टाइम में 1931 से पहले डेथ रेट भी ज्यादा थी और बर्थ रेट भी हमारा ज्यादा था 1931 से पहले, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। तो इस टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ, स्पेनिश फ्लू आया था, और मैक्सिमम लोगों को पता हुआ क्योंकि कोरोना आया था उस टाइम में, बोला था कुछ अफवाहें चल रही थी हर 100 साल में ऐसा होता है, ये सारी चीजें चल रही थी। तो वो तो खैर ऐसे ही था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था उस टाइम में 1931 से इस यहाँ पे ये देखो 1921 में आया था। इसमें स्पेनिश फ्लू आया था हमारे यहाँ। स्पेनिश फ्लू ने क्या करा था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक कहते हैं उसे। इसने 125 लाख लोगों को मार दिया था हमारी इंडिया में, 125 लाख लोग मर गए थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा याद करो हमारे मालथूस भाई को, उसने बोला था कि या तो पॉपुलेशन कम करो, नहीं तो जो एनवायरमेंट है खुद चेक लगा देगा। तो वो चीज तो प्रूव होती दिख रही है कि हमने कंट्रोल नहीं करी तो खुद चेक लगा दिया, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा रिलेट करना, कभी ऐसे लिखते हो तो उसमें। तो ये स्टडी है किसकी, ये जो डेटा है ये आया है विसारिया विसारिया 2003, इसे ये 2 बार ही लिखना, इसकी स्टडी का नाम है विसारिया विसारिया 2003 में स्टडी करी थी। उसमें पाया था कि स्पेनिश फ्लू ने हमारे इंडिया में 125 लोगों को मतलब मारे गए थे इस स्पेनिश फ्लू से। तो ये है हमारे 1931 से पहले का डेटा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज 1। अब आता है 1931 के बाद इंडिया कौन सी स्टेज में आ गया, ट्रांजिशनल मूवमेंट में आ गया। उसमें क्या हुआ, हमारी जो डेथ रेट थी वो कम हो गई, और बर्थ रेट थी वो तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो डेथ रेट जो हमारी कम हुई, क्यों कम हुई, क्यों फेमाइन वगैरह जो थी, जो सूखा पड़ जाता था, भूखमरी आ जाती थी, आपको पता हो बंगाल में फेमाइन आई थी 1971 साजिद, अभी अपना डाउट थोड़ा लिख के रखो, इसको फ्लो में चलने दो, लेक्चर के एंड में पूछना, ठीक है। तो 1931 में डेथ रेट हमारा क्या था, लो था। 1931 में हमारा डेथ रेट लो था। क्यों लो हो गया था, ट्रांजिशनल स्टेज में आ गए थे, एडवांसमेंट आ गई थी, फेमाइन जो था वो कम हो गया था। क्यों कम हो गया था कि इसको देखेंगे क्यों कम हो गया था, और एपिडेमिक, ये दोनों कम हो गए थे। तो जो एपिडेमिक में जैसे प्लेग होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, कोलेरा होता है, इनकी हमारे पे वैक्सीन वगैरह आ गई थी। अब जो हमारा बच्चा था वो कोलेरा से मरेगा नहीं, वैक्सीन लगाएंगे। ये बीसीजी का टीका 1948 में आया था, और थोड़ा साफ सफाई भी हम रखने लग गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो एपिडेमिकली मतलब डिजीज, बीमारियों की वजह से जो डेथ होती थी वो कम होने लग गई, वैक्सीन आ गई, सैनिटेशन पे ध्यान रखने की थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद फेमाइन जो थी, क्योंकि भूखे से भी लोग मरते हैं, ठीक है, उसके क्योंकि मालथूस ने क्या बोला था कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, खाना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो पॉवर्टी में लिखेंगे भूखमरी आएगी, फेमाइन से लोग मरेंगे, नेचुरल पॉजिटिव चेक। तो फेमाइन भी हमारी उस टाइम में कम हो गई 1931 में, ठीक है। जब ये कम हुई तो क्यों कम हुई, रीजन क्या था, आप सभी को पता है 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था हमारी इंडिया में। तेजी से फूड प्रोडक्शन है एकदम स्काई रॉकेट होने लग गया, और फूड जो हमारी सिक्योरिटी है, उसके बाद अभी तक हमारी इंडिया में फेमाइन नहीं आया है 1960 के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। उससे पहले PL 380 प्रोग्राम चलता था, यूएस से हम इंपोर्ट करते थे, और उसी के मतलब कह लो कि भीख मांगते थे, वो थोड़ा हमें वो भी करता था, पोक भी करता था, ठीक है। साजिद रिकॉर्डेड देख सकते हो तुम। उसके बाद उसी टाइम में क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम वो भी थोड़ा ठीक हो गया था। मनरेगा जो प्रोग्राम है वो भी उसी टाइम का आ रखा है। तो उसने क्या करा था बेसिकली कि जो लोग थे उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करा दी थी, गवर्नमेंट के थोड़े इनिशिएटिव आए थे, उसकी वजह से जो फेमाइन रिलेटेड डेथ थी ये कम हो गई थी। और कम्युनिकेशन वगैरह, कम्युनिकेशन में एक चीज देखने की जरूरत है, जो हमारा अमर्त्य सेन है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन, रिनोन पर्सनैलिटी है, उन्होंने बोला था कि जो फेमाइन है एक नेचुरल फिनोमिना ही नहीं है, ये ह्यूमन मेड फिनोमिना भी है। कि अगर देखो जैसे हमारे पास प्लेंटी ऑफ फूड है, लेकिन उसको हम ट्रांसफर ना करें, जहाँ पे भुखमरी चल रही है वहां पे ट्रांसफर ना करें, तो भी वहां पे लोग जो भूख से मर जाएंगे। तो उसी को ठीक करने के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन मीन्स जो हमारा ट्रेवलिंग वाला ट्रक वगैरह जो मूव करते हैं, रोड वगैरह जो बनते हैं,
ये वाला जो सिस्टम है ये भी कहीं ना कहीं अच्छा हो गया था। तो इसी की वजह से क्या हो गया था, हम दूसरी स्टेज में आ गए थे, ट्रांजिशन स्टेज, ये डेमोग्राफी ट्रांजिशन की दूसरी स्टेज में आ गए थे, क्योंकि हमारा जो डेथ रेट है वो कम हो गया था। समझ आ गया कैसे कम हुआ था, ये दोनों चीजों की वजह से। अब जो बर्थ रेट है हमारा, वो हमारा ज्यादा था। यहां थोड़ा समझना, जो हमारा बर्थ रेट है उस टाइम में वो हमारा ज्यादा था, क्योंकि ये जो बर्थ रेट है ये सोशल फिनोमिना है। इसको अगर चेंज कर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो बर्थ रेट है ये सोशल फिनोमिना है, इसको चेंज करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसको चेंज करना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना करेगा, हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है ह्यूमंस का, उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये जो बर्थ रेट है ये डिक्लाइन जाएगा। इसके लिए लेवल ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे रुको और देखो कि जहां जहां एजुकेशन लेवल ज्यादा है तुम्हारी इंडिया में, हमारी इंडिया में जहां जहां एजुकेशन लेवल ज्यादा है, वहां पे जो ये जो रेट है हमारा फर्टिलिटी रेट, ये कम पाएगा। जैसे केरला का एग्जांपल ले लो, मेरे को दो ही स्टेट बहुत अच्छे लगते हैं, केरला और बिहार। केरला में देखोगे तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 है, जो मतलब रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 का, उससे बिलो चल रहा है हमारा केरला। और एजुकेशन लेवल पे लिटरेसी रेट तो तुम्हें पता ही है उसका 90 अराउंड 94-98% था। फिर बिहार देख लो, हमारा बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3 चल रहा है, मतलब ये है अबव रिप्लेसमेंट रेट से। और इसका जो एजुकेशन लेवल है ये भी तुम्हें पता है, शायद 63% कुछ था, एजुकेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो समझ आया कि जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, कैसे ऊपर और नीचे जाता है, इसकी वजह से हम कैसे ट्रांजिशनल स्टेज, सेकंड स्टेज में चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट और दे रखा है, इसको मैंने स्पेशली यहाँ पे रखा है, क्यों, क्योंकि मैंने इंट्रो में क्या डिस्कस करा था कि हमारा जो वो आया था, सलमान रूसदी की जो ये थी बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके अंदर 1976 का जो इमरजेंसी वाला पीरियड डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे देखो कि इमरजेंसी वाला पीरियड यहाँ पे लगा था। तो इस पीरियड में देखो यहाँ तक पॉपुलेशन ऊपर जा रही है, फिर थोड़ी सी डिक्लाइन है, अब यहाँ से डिक्लाइन जानी चालू हो गई एकदम से, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा मेजर लेके आए थे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976, जिसके अंदर हमने फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन करा था, जो बेसिकली नसबंदी जिसे कहते हैं वो करी थी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है कि ये 1901 से 1910 तक पॉपुलेशन जो थी ऊपर थी, थोड़ी 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 नीचे जा रही थी। डेथ रेट था एकदम से ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे जाना चालू हो गया, और फिर अब आते आते यहाँ तक आ गया। तो ये बेसिकली वही चीज है जो हमने अभी तक पढ़ी है, उसको दिखाया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया है इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमारी डेमोग्राफी का बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है हमें, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ ढंग का लिखना है तो। ठीक है, अब आ गया, और पॉपुलेशन में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डेमोग्राफी है, उसको कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बेसिकली वो समझा कि डेथ रेट और बर्थ रेट वाला। अब थोड़ा सा वैसे देख लो कि हमारी इंडिया में यंग पॉपुलेशन कितनी है। ये है 2011 का डेटा देखते हैं। 63% जो हमारी इंडिया में पॉपुलेशन है वो 15 से 59 ईयर की एज के बीच में। मतलब ये क्या है कि हमारी जो इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो जवान पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ बहुत यंग लोग रहते हैं। तो ये क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर पढ़ाओगे नहीं तो ये बॉम्ब बन जाएंगे, इसको भी थोड़ा याद रखना। और यहाँ पे ये जो 29% हो गए, जो 8% हो गए, ये लोग कौन है, ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो हर जो कंट्री है, जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में, उसमें ये जो पॉपुलेशन है, ये वाली 15 से 59 वाली, यही सारा जो भार है वो संभालती है। सारे जो टैक्सेस हैं वो यही पे करती है, सारे जो खर्चे होते हैं वो यही पे करती है। सारी चीज जो बेसिकली एक इकोनॉमी को चलाने के लिए और या एक देश को चलाने के लिए जरूरत होती है, वो यही हमारे जो मजदूर हैं, मजदूर बोले या यंग एज पॉपुलेशन, वही करती है। ठीक है, इसको समझना। तो हमारी इंडिया मतलब अभी अच्छे मोड में चल रही है। 63% हमारी जो पॉपुलेशन है वो कमाने वाली पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे फीमेल वाला वुमेन एम्पावरमेंट का याद करो कि कितने परसेंट वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अगर उनको भी थोड़ा सा इसमें लिया हो इकोनॉमी में, तो वो भी अच्छे कंट्रीब्यूट करेगी हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक है इंटर रिलेटेड है, इसको याद रखना। अब हमने सेक्स रेशियो और ये सारी चीजें तो देख ही ली थी लास्ट चैप्टर्स में। सेक्स रेशियो 940 और 1000 चल रहा है, फीमेल और मेल वाला। लिटरेसी रेट भी देख लिया था, 74% इंडिया का है और 82 मेल का, 65 फीमेल का। ठीक है, ये भी बेसिकली डेमोग्राफी को देखने के लिए तो यहाँ पे देखना पड़ा। अब थोड़ा सा ये भी देख लो, कितने लोग रूरल में रहते हैं, कितने लोग जो हैं अर्बन एरिया में रहते हैं। देखो 68.8, मतलब अराउंड 69% जो लोग हैं कहाँ रहते हैं,
गांव में रहते हैं, और सिर्फ 31% जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। इस चीज को याद रखना, क्योंकि कभी ना कभी ये डेटा हमें काम आएगा आगे चल के, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन का है तो पॉपुलेशन हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग गांव में रह रहे हैं, इस चीज को याद रखना। अब ये पिरामिड वगैरह है, इसको वैसे क्योंकि डायग्राम वगैरह तो बनाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लो कि जैसे केरला है हमारा, केरला, ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है ये डेवलप्ड कंट्री का है, थर्ड स्टेज वाला, स्टेज 3 वाला, ठीक है। ये जो है ये स्टेज 2 वाला है। बस इतना दिखाने के लिए था, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी ने समझ लिया कि जो हमारी डेमोग्राफी है वो कैसे हम उसको काउंट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, इनके इनके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, तभी जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो डाउन जाएगी, ठीक है। यहां तक समझा। अब समझेंगे कि जो डेमोग्राफी है हमारी, जो पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम क्या है बेसिकली इसके साथ, बढ़ने तो बढ़ रही है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये अब समझना है हमें, कॉन्सिक्वेंसेज बेसिकली क्या है हमारी डेमोग्राफी के साथ। यहां तक किसी को डाउट है तो हाथ उठाना प्लीज, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन टॉप पे चल रही है। तो एनवायरमेंटल एंगल देखते हैं सबसे पहले, कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मालथूस को याद करो क्या बोला था भाई ने, उसने बोला था कि पॉपुलेशन बढ़ेगी खाना कम मिलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी सोसाइटी में, बेसिकली यही बोला था ना। अब उसी को याद रखते हुए एनवायरमेंट वाले एंगल में घुसते हैं, कि यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। कुछ झूठ है या सच है, बेसिकली सच ही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो है डिमांड इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमें खाने को भी ज्यादा चाहिए, पहनने को भी ज्यादा चाहिए, ट्रैवल करने को भी चाहिए, ट्रैकिंग भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, मालतू भैया एकदम हीरो है, सर्वेश सही बोल रहे हो एकदम तुम, ठीक है। अब देखते हैं कि एनवायरमेंटल हमने एंगल देख लिया कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगी तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए, पहली डिमांड, ठीक है। हमें खाने के लिए खाना चाहिए, मालथूस को याद रखो। और हमें रिसोर्सेज चाहिए यूज करने के लिए, हमें टी शर्ट चाहिए रिबॉक की, हमें सैंडल चाहिए पूमा का, ये सारी चीजें हमें सब चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। इसको देखो बेचारे को, ये है हमारा रिसोर्स, ठीक है, ये लिमिटेड है हमारे पास, हमें तो सब चाहिए, लेकिन ये जो कौवा है ये एक ही है, इसको अच्छे से यूज करना है। तो इसको याद रखना कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, डिमांड भले ही कितनी भी हो, पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन रिसोर्सेज हम पे हमेशा लिमिटेड रहेंगे। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा डिजास्टर, ठीक है। क्या क्या डिजास्टर होंगे, कि अब रहने को लैंड चाहिए तो पेड़ों को काटेंगे, क्लाइमेट चेंज वाला याद रखो, सिक्वेस्ट्रेशन रिड्यूस होगी, ठीक है। पॉपुलेशन एक फैक्टर है वहां पे, ठीक है। डिफोरेस्टेशन करेंगे, बेसिकली हम, हमें लैंड चाहिए तो क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को काट के हम वहां पे घर बनाएंगे, खेत खेत बनाएंगे, खाने को भी चाहिए और वो भी चाहिए, ठीक है। डिफोरेस्टेशन होगा। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड बेसिकली अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे जो हमारा पानी है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये दिल्ली में यमुना जी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। हम रिसोर्सेज को एक्सट्रीम लेवल पे यूज करते हैं, दिल्ली बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट है वो ही जाके पानी में मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिसोर्स डिग्रेडेशन का एक एग्जाम्पल है अपने आप में ही। और जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता, कि जैसे हम इंसान है, हम एंथ्रोपोजेनिक और वो वाला नेचुरल वाला वो याद रखो, कि जो हम इंसान है ये एंथ्रोपोजेनिक सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए सारी चीजें, क्योंकि सबको इक्वली यहाँ पे अर्थ पे रहने का उतना ही राइट है जितना एक ह्यूमन को है। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से फिर हम फॉरेस्ट से डिफोरेस्टेशन करेंगे, रिसोर्सेज डिग्रेडेशन होगा, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप ही रिड्यूस होगी। जिसको बायोडाइवर्सिटी नहीं पता वो समझो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता को बोलते हैं हिंदी में। जैव विविधता क्या होती है कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है उस पे 10 तरह के जीव रहते हैं, 100 तरह के जीव रहते हैं, तो वो क्या है, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन जैसे जैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज बढ़ेगी उस एरिया पे, जैसे ह्यूमंस एक स्पीशीज है, अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज बढ़ेगी पर्टिकुलर एरिया पे, तो क्या होगा कि अदर जो बायोडाइवर्सिटी है, अदर जो जीव है, स्पीशीज है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। यहां तक समझा कि पॉपुलेशन के बढ़ने से एनवायरमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये है गूगू टॉक, ठीक है। अब देखेंगे डेटा, तब ये होगा क्या कि सॉलिड टॉक, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया, बेसिकली इंडिया में रहते हैं तो उसी की बात करेंगे। इंडिया में जो हमारा इंडिया है, पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, 18% हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। लैंड है हमारे यहाँ सिर्फ 2.4%।
इसीलिए भीड़ ज्यादा है, ठीक है, ये समझना। तो यहाँ पे इसको इसको डेटा को कोट करने का मतलब क्या है? इसको डेटा को कोट करने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड यहाँ पे फिर बढ़ेगी इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 18% पॉपुलेशन रह रही है, 2.4% यहाँ पे वर्ल्ड का लैंड है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अदर चीजें देखते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो लैंड कम है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो अब यहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था अभी अभी हमने डिस्कस करा ना कि लैंड की डिमांड बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा। तो अब अगर हम डेटा में देखते हैं फॉरेस्ट कवर, सॉरी मिटा दिया इसको मैंने, सॉरी, हाँ ठीक है, आगे दोबारा। अगर हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर इंडिया का बताता है, ये इंडिया की फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है हर 5 साल में, उससे लिया गया है। उसमें बताया कि इंडिया के अंदर सिर्फ 24.62% जो लैंड है उस पे फॉरेस्ट है, और इसकी डेफिनेशन वैसे ही जैसी लिटरेसी की हमारी डेफिनेशन है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा कि क्या डेफिनेशन है, थोड़ी सी और ज्यादा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो कितना है, 24.62% हमारे यहाँ पे टोटल क्या है, फॉरेस्ट कवर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ऊपर देखा था कि डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो लैंड की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, रहने को घर चाहिए तो डिफोरेस्टेशन होगा, तो वो तो हो रहा है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 24% ऐसा लैंड है जहाँ पे फॉरेस्ट है। मतलब इसका यही हो गया कि 75% जो लैंड है वहां पे फॉरेस्ट एरिया नहीं है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो चीजें होंगी इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी भी रिड्यूस होनी चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि अभी डिस्कस करा है। तो डेटा भी वही चीज बोलना चाहिए जो डिस्कस करा है। तो वही चीज हमारा बोलता है कि इंडिया में हमारे 4 जो मेजर है मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सुनने में वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसका मतलब समझेंगे तब पता चलेगा क्या है। कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे 4 जो मेगा बोलो या मेजर बोलो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कौन कौन से? एक है हमारा हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड। सुंडालैंड अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। तो ये जो चारों हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं कि वो लैंड, ठीक है, हमने देखा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया पे, फॉरेस्ट एरिया बेसिकली कम बचे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि फॉरेस्ट एरिया पे अब और भी स्पीशीज रह रही हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन से हॉटस्पॉट है कि वहां पे जो 75% जो नेचुरल वेजिटेशन है, वहां की जो वनस्पति है कुदरती जो होती है वो डिग्रेड हो चुके हैं, 75% खत्म हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुकी है। और वहां पे मैक्सिमम जो है स्पीशीज रहती है, और कितनी कैटेगरी रखी है, 1500 से ज्यादा स्पीशीज रहनी चाहिए। तो तुम खुद सोच लो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी जो डिग्रेड हो रही है, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, ये तो हो रहा है क्योंकि ये फॉर हॉटस्पॉट हमारे यहाँ पे होने का मतलब यही है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लो चल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो सीमित होकर रह गई है। ये है हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इतना समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बता रखा है हमारे जो रिसोर्स हैं वो भी डिग्रेड होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमने डिस्कस करा अगर नहीं होंगे तो फिर झूठ है वो चीज। अब वही चीज देख लो, 18% यहाँ पे पॉपुलेशन है और 4% हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर रिसोर्सेज है, मतलब कि वाटर स्कार्सिटी तो आएगी आएगी। 4% पानी है पूरे वर्ल्ड का, और यहाँ पे 18% जो लोग हैं वो हैं पीने वाले, ठीक है। और वही हमारा नीति आयोग बोलता है, क्या बोलता है कि इंडिया के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत जो ज्यादा लोग हैं वो हाई से एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को फेस करते हैं। इसको नीति आयोग बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्कीम्स वगैरह थोड़ा सॉल्यूशंस भी देख लो यहीं पे, कि हमारी इंडिया में ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को बचाने के लिए, शायद ये मैंने डिस्कस करा था पहले भी, होली का एग्जांपल याद करो, वो समरसिबल चलाते हैं और नहलाते हैं होली पे, वो वाला एग्जांपल याद आया। तो वही क्या है कि हम बेसिकली रेकलेस यूज कर रहे हैं, माइंड लेस यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, और उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए एक हमारा अटल भूजल योजना, पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना, बेसिकली ये क्या है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड स्कीम्स है। इसको कोट कर देना, अगर क्लाइमेट चेंज में करना चाहो वहां कर देना, पॉपुलेशन में अगर ये वाला एंगल दिखाओगे तो यहाँ कर देना, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। एनवायरमेंटली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं एक स्टडी को भी देख लो, अगर मन करे तो इसको भी कोट कर देना। अभी जो लिख रहे हो ऐसे बिल्कुल सही लिख रहे हो, उसी डायरेक्शन में चलते रहना, फ्यू पॉइंट्स लिखने हैं उसको डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे ये स्टडी जो दे रखी है ये दे रखी है वाइनीज और निकोलस की 2007 में हुई थी। यहाँ क्या बोलता है ये हमारा भाई जो है निकोलस, ये बोलता है कि अगर एक बच्चा कम पैदा करोगे तो उससे क्या होगा कि डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा है, क्योंकि वहां का कार्बन जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा है,
बोलता है अगर एक बच्चा कम पैदा होता है उसकी वजह से क्या होता है, 586 टन जो CO2 है पर ईयर वो कम एमिट होता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा डेटा है, और हमारा ये पॉपुलेशन का ये वाला एंगल दिखा हुआ है, इसके लिए भी अच्छा डेटा है। ठीक है, ये समझ आया। हमारा एनवायरमेंटल एंगल देखा हमने यहाँ पे, पॉपुलेशन का जो इफेक्ट होता है बेसिकली एनवायरमेंट में सबसे पहले पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हम उसी को देखते हैं और उसी को नष्ट करते हैं। तो ये हमने एंगल देखा। अब देखते हैं दूसरा एंगल सोशल इश्यूज का, और इसके अंदर सारे जो एंगल है वो क्लब हो जाएंगे। ये जो फोटो दे रखी है ये सारे एंगल बेसिकली पॉपुलेशन की वजह से ही होते हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेना। तो सोशल इश्यूज में बेसिकली होता क्या है, देखो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन की वजह से दूसरी चीज क्या होती है, ओवर क्राउडिंग होती है। जैसे सिटी का एग्जांपल ले लो, हमारा दिल्ली ले लो, तो वहां पे क्या है कि ओवर क्राउडिंग रहती है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है कि जैसे जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, कितने परसेंट रूरल में रह रहे हैं, अब वो धीरे धीरे अर्बन एरिया में आने लगेंगे। ठीक है, अर्बन एरिया में आ तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे लैंड तो उतना ही है ना, लैंड तो बढ़ नहीं रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, अब झुग्गी झोपड़ी में रहने लगेंगे। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहने लगेंगे तो इस जो अर्बन एरिया है, बेसिकली अर्बन एरिया की बात करें तो उस एरिया में स्लम डेवलपमेंट होने लगेगा और गरीबी वहां पे बढ़ने लगेगी। वही चीज है यहाँ पे, ओवर क्राउडिंग, डेस्टिट्यूशन। अब उसकी वजह से क्राइम वगैरह बढ़ेगा, वो तो एकदम लाजमी है, क्राइम बढ़ेगा। और ये चीजें अगर लॉन्ग टर्म तक चलती रहे तो जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो पॉलिटिकल जो हमारी स्थिति है जो अभी सही चल रही है इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, ये चीज हमने समझी यहाँ पे सोशल इश्यूज में। अब इसको धीरे धीरे करके और ज्यादा समझेंगे कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसका रीजन क्या होगा, कि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, जॉब्स वगैरह कम होगी, डेफिनेट है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को लेने की कोशिश करते हैं ताकि प्राइवेट के चक्कर में फंसे ना। और वहां पे जो हर साल जो कंपटीशन देखना पड़ता है वो एक ही साल देख के अपना क्लियर करके अब पूरी जिंदगी आराम से गोवा जाके वहां पे बीचेस वगैरह पे बिताएं हम। गवर्नमेंट जॉब वाले बेसिकली यही करते हैं सबसे पहले लगने के बाद। सो ये क्या है कि हमारा जो ओवर क्राउडिंग है, पॉपुलेशन की वजह से ओवर क्राउडिंग, डेस्टिट्यूशन की वजह से क्राइम की वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल। और इसका रीजन बेसिकली क्या रहता है जड़ों में, कि जॉब्स नहीं है। जो हमारे यूथ हैं वो गुस्से में रहते हैं हमेशा कि यार इतना पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें। तो लैक ऑफ जॉब्स। और इसकी हमने रिपोर्ट भी देख ली थी, शायद याद होगा, एजुकेशन वाले में देखी थी या किस में देखी थी, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। स्टेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट की, जो हमारे यूथ हैं कॉलेज से बाहर आते हैं तो उनपे जो बेसिकल स्किल एजुकेशन में देखी थी, स्किल होते हैं वही नहीं होती। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे कोट कर देना करना चाहो तो। सेकंड चीज क्या है, हाउसिंग वगैरह इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का एक डेटा है वो थोड़ा कोट कर देना। क्या कहता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ये कहता है कि अराउंड 19 मिलियन जो हाउस होल्ड है उनपे जो डिसेंट हाउसिंग होनी चाहिए वही नहीं है सिटीज के अंदर। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा स्लम डेवलप हो रहा है, जो हमने अभी देखा सीक्वेंस, वही हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का डेटा बोल रहा है। यहाँ बोलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्लम जो पॉपुलेशन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। 65.5 मिलियन लोग रह रहे हैं 13.7 मिलियन स्लम्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा हाउस होल्ड का, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का डेटा बोल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीजों की वजह से। सारी चीजें सबको पता है, बस ये डेटा है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देता है उस पॉइंट को। और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जो स्लम की जो प्रॉब्लम हो रही है, और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ हमारी इंडिया के अंदर ही धारावी। धारावी मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर क्या है, ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया ये धारावी। और इसी के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। क्राइम की प्रॉब्लम ले लो, जो वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे डिजीज की प्रॉब्लम ले लो, प्रोस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम जो सोसाइटी है बेसिकली यहाँ से चालू होती है। एक्स्ट्रा पॉपुलेशन की डेस्टिट्यूशन की वजह से फिर क्राइम। अब ये जो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा तो फिर पॉलिटिकल टर्मोइल, इसको भी देखेंगे। लेकिन अभी पहले देखते हैं हम कि ये जो डेस्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ तक पहुंची। धारावी देख ली, रिपोर्ट देख ली। एक और है कराची के अंदर, ऑर्गी टाउन। इसको भी थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल का एग्जांपल कोट करना चाहो तो इसको कोट कर देना कि वहां पे भी ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है स्लम्स की, डेस्टिट्यूशन की। डेस्टिट्यूशन कहते हैं गरीबी वाली चीज। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब पॉलिटिकल टर्मोइल का देखते हैं, जो लास्ट प्रॉब्लम होती है। अफगानिस्तान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाजी जर्मनी, इसराइल पैलेस्टीन जो कंफ्लिक्ट है, बेसिकली कंफ्लिक्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि जो इसराइली है वो पैलेस्टीन को वहां से बाहर भगाना चाहते हैं कि हम रहेंगे यहाँ पे सारे लोग। ठीक है, तो ये क्या चीज है, बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसी वजह से तो बेसिकली प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। नहीं तो क्यों जनरेट होगी। अब इसको तुम कोई भी एंगल दे दो,
कोई भी एंगल दे दो कि इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, उसलिए हो रही है, बेसिकली लड़ाई तो लैंड के लिए हो रही है ना। और किसके लिए लड़ाई हो रही है? लैंड के लिए क्यों लड़ाई हो रही है? कि हम रहेंगे यहाँ पे, तुम नहीं रहोगे। यही चीजें कंफ्लिक्ट में बदल जाती है और फिर वॉर होती है। एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, एक्सेस पॉपुलेशन का यही अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। और जो मालथूस ने बोला था ना, एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तो मालथूस हमेशा सही पहुंचेगा। कि जब एक्सट्रीम लेवल पे पॉपुलेशन पहुंच जाती है ना, तो वही सारी प्रॉब्लम होती है जो मालथूस ने बोली थी, और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। समझ आया यहाँ तक? अब देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें और कि ये वाला ओवर क्राउडिंग की वजह से और क्या क्या चीजें होती हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो देख ही लिया। उसकी वजह से और भी चीज होती है, जैसे ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये देखने को मिलता रहता है कि जैसे हमने लैंड डिग्रेड कर दिया था, वो सारी चीजें कर दी थी। अब वो जानवर पहले वहां रहते थे, वो तो दोबारा अपने घर आएंगे ही। अब हमने वहां पे झुग्गी झोपड़ी बना ली है, तो वो क्या है, एनिमल और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, उसकी वजह वो देखने को मिलता है एक्सेस पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। ठीक है, ये डेथ वगैरह का रिपोर्ट है, कोट करना चाहो कर देना। नेक्स्ट चीज हमने वो भी देखी थी, पेंडेमिक वाला, कि डिजीज आते हैं, मालथूस ने भी बोल दिया था ये तो। वही डिजीज का एग्जांपल यहाँ पे कोरोना, जीका वायरस, इबोला, ये कोट कर देना। ठीक है, यहां तक समझ आया कि जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। पूरा पूरा होलिस्टिक डायमेंशन आई होप मैंने क्लियर कर लिया है। थोड़ी बहुत चीजें रह गई होंगी, वो भी आपको समझ आ गई होगी कि क्या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। सॉल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन बेसिकली पॉपुलेशन का सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, बिना गवर्नमेंट के हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो लोग हैं अगर करना चाहते हैं तो पहले ही कर लेते, इतना यहाँ तक पहुंचने नहीं देते हम। गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पे एफर्ट डालने हैं। हमने तो डाल लिए जितने डालने थे, हमने तो पहुंचा दिया यहाँ तक। अब गवर्नमेंट को नीचे पहुंचाना है। ठीक है, एक्चुअल में गवर्नमेंट का एफर्ट रहेगा यहाँ पे। सो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन करा है कि गवर्नमेंट को बेसिकली करना क्या चाहिए, कि एक पॉलिसी लानी चाहिए 1976 जैसी नहीं, एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी। ठीक है, वो तो हद ही थी। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी लानी चाहिए डेमोक्रेटिक वे में, यही लिखा है यहाँ पे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली अभी कौन सी पॉलिसी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, अच्छी वाली है ये वाली। तो इसके अंदर हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है क्या, कि जो टोटल फर्टिलिटी जो रेट है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कि जो एक वुमेन होती है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में जितने जो बेबी पैदा कर सकती है उसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो TFR है उसको बिलो लाना है रिप्लेसमेंट लेवल से, और इसको हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था 2 तक आ चुके हैं हम। ठीक है, 2045 तक करना है अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल। स्टेबल मतलब कि ऊपर नहीं जाएगी, अब वो नीचे आएगी। स्टेबल ऐसे करना है कि ऐसे चलेगी, अभी ऐसे जा रही है ना, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 वाली, उसके अंदर। तो जो पहला मेजर था कि हमने कहा कि पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट पे है पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंदर, उसमें हमारा टारगेट भी है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रिलेटेड हमारी एक पॉलिसी है मिशन परिवार विकास। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये बेसिकली पॉलिसी जो है 13 स्टेट के अंदर अप्लाई कर रखी है। इसके अंदर बेसिकली क्या करा है हमने, कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, एक्सेस कराएंगे बेसिकली, और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इसके बारे में अवेयर कराएंगे। जो 13 स्टेट है उसमें मिशन परिवार विकास, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी है ये पॉलिसी। ये समझ आया, पहली गवर्नमेंट को क्या चीज करनी चाहिए। दूसरी क्या चीज करनी चाहिए, फिर से याद करो मालतूस भाई को, क्या बोला था उसने, कि जो मैरिज की एज है उसको थोड़ा कम कर दो, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो वही हमारा दूसरा सॉल्यूशन, जो मैरिज है इंक्रीज हो गई है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत है। हाँ, जो मैरिज की एज है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है, फर्टिलिटी रेट है, वो थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है, इसी के लिए हमारी एक वो है, एक्ट है हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। याद करो कि 2006 से पहले, 2006 में बेसिकली अमेंड हुआ था ये। उससे पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज वगैरह होती रहती थी, राजस्थान वगैरह हमारा तो फेमस है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो चाइल्ड मैरिज, देखो एक चीज को सोच के देखो कि ज्यादा चाइल्ड मैरिज होती रहेगी, बच्चे बच्चे लोग शादी करते रहेंगे, जल्दी जल्दी वो बच्चे पैदा करते रहेंगे, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेंगे, क्या होगा, उनके बच्चे भी जल्दी जल्दी फिर और पैदा करते रहेंगे। तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। जैसा मतलब हमने फर्स्ट स्टेज में देखा था, सेकेंड स्टेज में कि डेथ रेट डाउन जा रही है, बर्थ रेट अभी भी हाई जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेके आई 2006 में
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसके अंदर हमने लीगल एज कर दी इंडिया के अंदर कि 18 साल की जो वुमेन होनी चाहिए, 21 साल का हमारा मैन होना चाहिए, इससे पहले शादी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एक बिल हो रहा है 2021 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कि जो वुमेन की एज है उसको भी 21 करो, ठीक है। तो इसको भी याद रखना कि ये पास हो जाएगा तो थोड़ा सा हमारा जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी और कम होने के चांसेस हैं। यहां तक समझ आया? और क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखो, हमारा जो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पीरियड है वो भी बढ़ रहा है ऊपर ऊपर, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले 32 साल था आजादी से पहले, कि 32 साल में जो हमारे जो यूथ थे, यूथ बोलो या बोलो कि ज्यादातर 32 साल तक वो टिक पाते थे। अब क्या है, अब हमारे 65 साल या 65-71 कुछ चल रहा है हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारा 71 कुछ चल रहा है। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसको भी थोड़ा याद रखना। थर्ड थिंग क्या है, गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है अगर पॉपुलेशन को हमें रिड्यूस करना है, कि एजुकेशन लेवल बढ़ा दो, ठीक है। हमने देखा था ट्रांजिशन लेवल में, जो हमने जब देखा था कि जो बर्थ रेट है, डेथ रेट तो जैसे एडवांसमेंट होगी डाउन जाएगा, लेकिन अगर बर्थ रेट को डाउन करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, अवेयरनेस और एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी जो है बर्थ रेट डाउन जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा थर्ड सॉल्यूशन है कि एजुकेशन लेवल बनाना चाहिए, ताकि जो वुमेन है और मैन है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, ठीक है। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब सोच समझ के प्लानिंग कर सके। तो उसी के लिए अपना एजुकेशन वाले जितने एफर्ट थे सारे लिख दो यहाँ पे कि ये कर रही है गवर्नमेंट, उसी से हमारा जो एजुकेशन लेवल भी बढ़ जाएगा और जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी घट जाएगी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें कर रही है गवर्नमेंट। तो अवेयरनेस फैला रही है बेसिकली इसके द्वारा ना। जब जब जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होगी, थर्ड लेवल वाली, स्टेज थर्ड वाली, डेवलप्ड वाली, जब ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो बेसिकली लेट एज में मैरिज करेंगे। जैसे कि हम सारे देखते हैं ना कि जो वुमेन है वो पढ़ी लिखी जब वुमेन होती है तो क्या करती है वो वुमेन क्या करती है कि लेट में शादी करती है, 30+ होके, 30+, 35+ होके शादी करती है। तो क्या हो रही है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो पहले अगर शादी कर लेती उसमें वो रिप्रोडक्शन करती, वो अब बाद में करेगी, लेट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पॉपुलेशन रेट है वो भी कभी ना कहीं डिक्लाइन जाएगा। समझ आया कि जो एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाने से हमारी पॉपुलेशन पे कैसे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको भी लिख देना। थर्ड क्या चीज है, हमें क्या प्रमोट करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव और अवेयरनेस, ठीक है। इस चीज को भी थोड़ा लिखना चाहो लिख देना। तो जैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारे गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट हैं, हमारे दो बचपन से सुनते हुए आए हैं इस वाली टैगलाइन को कि हम दो हमारे दो। तो ये क्या है, ये भी एक वो है, अवेयरनेस कैंपेन है बेसिकली गवर्नमेंट का, कि पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। समझ आया? वैसे ही एक अंतरा प्रोग्राम है। अंतरा प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो हमारी आशा है वो होम डिलीवर करते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, बेसिकली हमारे पिल्स वगैरह, उसको। तो यहाँ पे जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वाला लेटेस्ट वाला जो है, उसमें बताया है कि इन सब एफर्ट की वजह से, गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं ये वाले कॉन्ट्रासेप्टिव और अवेयरनेस को बढ़ाना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव का पहले हम यूज करते थे वो 56.5% तक हो चुका है, ठीक है। मतलब इंक्रीज हो रहा है इसका यूज। मतलब इसका क्या है कि जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं अवेयरनेस में, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब और देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, ये वाला प्रोहिबिशन ये हो गया था। अब और क्या चीज करनी चाहिए अवेयरनेस वाले में, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, मॉडर्न कम्युनिकेशन का यूज कर सकती है। सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया का यूज कर सकती है अवेयरनेस फैलाने के लिए। मन की बात एक रेडियो चैनल हो गया हमारा, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको यूज करते हैं, तो यहाँ से भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं और पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बुरुंडी अघाशी एक एग्जाम्पल है जो सक्सेस का एग्जाम्पल है। सो बुरुंडी में एक, जैसे ये मन की बात है वैसे वहां पे एक अघाशी करके रेडियो चैनल है जिसके अंदर गवर्नमेंट अवेयर करती है। उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो पॉपुलेशन रेट है 1.7 टाइम रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से, अघाशी की वजह से। तो हमारा जो मन की बात है वो भी सक्सेसफुल हो सकता है अगर हम चालू करें उसको उस मीडियम को यूज करना चालू करें अवेयरनेस करने के लिए हमारी पॉपुलेशन को, ठीक है। तो अब जरूरत भी है वही करने की, अब टॉप में पहुंच चुके हैं, इतनी भीड़ भड़का हो रखी है, थोड़ा कम करो वही से मालथूस का, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला लगेगा कि फेमाइन आएगी और फिर डिजीज आएंगे तब अपने आप मरेंगे, नहीं तो हम खुद कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। तो और चीज क्या है, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी है गवर्नमेंट की 2017 की। इसके अंदर क्या है कि जो फैमिली प्लानिंग की जो नीड होती है
उसको एड्रेस करने के लिए हमारी ये हेल्थ पॉलिसी है 2017 वाली। और क्या चीज है, मतलब एक ही यूज करना है इसमें से, तुम्हें जोन सा भी सही फिट बैठे तुम्हारे एस्से के अंदर उसको यूज करना, सारी चीज यूज मत करना। और क्या चीज है, एक है हमारी फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, FPLMS-IS। ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फैमिली प्लानिंग कॉमोडिटीज हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसको प्रोवाइड कराएंगे लास्ट माइल तक। मतलब कि जो मांगेगा उसको हम प्रोवाइड कराएंगे कि भाई तुम अब पॉपुलेशन को रिड्यूस करो, जो चाहिए वो हमसे ले लो। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ आ गया हो कि गवर्नमेंट को क्या क्या एफर्ट करने चाहिए और क्या क्या कर भी रही है। उसकी वजह से क्या है, हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है नेशनल लेवल का, वो रिड्यूस भी हुआ है। देखो ये दिखाया था मैंने, देख रहे हो, 2 पे आ चुका है। 2 पे आ चुका है, ये अच्छी खबर है कि हमारा जो एक एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 2.1। ये आइडल होता है कि इस पे अगर पॉपुलेशन है तो वो अपने आप को रिप्लेस कर देगी, बढ़ेगी नहीं। अब वो जो रेट है वो कम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस है स्टेट में। बिहार में 3 चल रहा है, केरला में 1.8 चल रहा है। तो यहाँ पे अभी और हमें एफर्ट डालने की जरूरत है। ये चीजें हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज और, कि जहाँ पे ये जो स्टेज 3 में लोग चल रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर की कंडीशन को लो, कि जैसे हमारे यहाँ स्टेज 3 में जो लोग हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा, एजिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यही हमें साउथ इंडिया में देखने को मिल रही है कि वहां पे क्या है, जो पॉपुलेशन है वो एजिड हो रही है, ठीक है। एजिड हो रही है तो वहां पे क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है। अब यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन होगा, यूपी बिहार से लोग वहां पे काम करने जाएंगे। और एक्चुअल में वही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही हो रहा है, ठीक है। तो इस चीजों को भी तुम थोड़ा ध्यान में रखना कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको, कॉन्सिक्वेंसेज और सॉल्यूशन में गवर्नमेंट के सॉल्यूशन देखे। अब थोड़ा अपना देख लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा, कि हमारा जो बिल गेट्स है वो क्या कहता है। बिल गेट्स क्या कहता है कि बाय इंप्रूविंग हेल्थ एम्पावरिंग वुमेन पॉपुलेशन ग्रोथ कम्स डाउन। तो हेल्थ इंप्रूव कर दो और एम्पावर कर दो वुमेन को। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो जो मेजर है, इस कोड के साथ सारे लिख देना यहाँ पे, सब चीज यहाँ पे कारगर है। समझ आया कैसे ये राउंड घूम रहा है सारा जो हमारा सर्कल है, कि पॉपुलेशन के टॉपिक में वुमेन एम्पावरमेंट का पूरे जो टॉपिक हैं वो काम आएंगे हमारे, ठीक है, इस कोड के साथ। तो वही यहाँ पे चीज है कि सबसे अप्रोप्रिएट मेजर क्या है, वुमेन को एम्पावर करो। जब वुमेन एम्पावर होगी तो अपने आप डिसीजन लेगी ना अपनी रिप्रोडक्टिव एज, उसका अपने जो रिप्रोडक्टिव डिसीजन है वो एम्पावर्ड वुमेन ज्यादा अच्छे से लेती है कंपेरेटिवली टू जो पुअर वुमेन है। और ये सबको पता है और ये हमारा डेटा भी कहता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे सोसाइटी लेवल पे क्या क्या मेजर्स हैं उसको थोड़े से देख लेते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, या बोलो गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों मिलकर दे रहे हैं। वो क्या है, प्रेरणा स्ट्रेटेजी है। प्रेरणा स्ट्रेटेजी क्या है, एक जीएस के जो विक्स वाली जो कंपनी है, वो कंपनी और इनके साथ ये क्या कर रही है कि जो मैरिज की एज है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये अवेयरनेस फैलाती हैं बेसिकली। क्योंकि ये लॉ तो ला नहीं सकती है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये अवेयरनेस फैलाता है प्रेरणा स्ट्रेटेजी के अंदर। और जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको करने में डिले करो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाता है। और अगर पहला कर दिया तो दूसरा करो, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, इसके इसके लिए ये अवेयरनेस फैलाते हैं अंडर प्रेरणा स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये भी एक लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक मेजर है, प्राइवेट वाला, ठीक है। वैसे ही एक हमारी स्ट्रेटेजी है संतोषी स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट पॉपुलेशन वाला वो है। इसके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन होता है, जो नसबंदी होती है, वो इसके अंदर करी जाएगी। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कोलैबोरेट वाला है, संतोषी स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली इन दोनों स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। समझ आया यहाँ पे, ठीक है। अब ये लास्ट कोट देखते हैं और इसके साथ अपना जो आज का लेक्चर है वो हम एंड करते हैं। इस लास्ट कोट में क्या दे रखा है, रियल प्रॉब्लम इज नॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बट व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज को याद रखना कि जो हमारी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक रहेगा जब तक हम उसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, तब तक हम उसे एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एजुकेशन वाले में हमने देख लिया था हमारा क्या चल रहा है हाल। तो ये सारी चीजें तुम याद रखना। अगर बून और बेन वाला आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कैसे बून हो सकती है, कैसे बेन हो सकती है। बेन तो हमने देख लिया कैसे हो सकती है, बून कैसे हो सकती है, अगर इस पॉपुलेशन को हेल्थ प्रोवाइड करा दो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दो, एजुकेशन प्रोवाइड करा दो, तो ये बेन हो सकती है। और ये जो डायमेंशन है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या चल रहे हैं इनके हालात। तो वो सारी चीजें क्लब करके लिख देना, बेन हमारा बून बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर अभी किसी को डाउट है तो वो अपने डाउट पूछ सकता है, ठीक है।